काठमांडू में 3 किंगडम थे, काठमांडू के अंदर ही 3 किंगडम थे, और कई साल लग गए, 10 साल से ऊपर लग गए वहां पृथ्वी नारायण शाह को इन तीनों किंगडम्स काठमांडू में सबड्यू करने के लिए। उन्होंने फिर ये पूरा इलाका जो आज आप शेप दे रहे हैं, और ये विवाद जो खड़ा कर रहे हैं ये वेस्टर्न नेपाल का, ये पृथ्वी नारायण शाह की ये देन है। अगर पृथ्वी नारायण शाह नहीं होते तो नेपाल भी नहीं होता। तो ये इतिहास, ये कम्युनिस्टों के, ये क्या उनके क्षमता में है? हाँ, एक काम ये कम्युनिस्ट कर सकते हैं जो कर दिया इन्होंने, कि ये पृथ्वी नारायण शाह की पूरी बनाई हुई नेपाल को इन्होंने चाइना के हाथ में गिरवी रख दिया है। ये यही काम कर सकते हैं बस। सिंह साहब, मैंने अपने प्रश्न में ये पूछा था कि इस समस्या का बुनियादी आकलन क्या है? जी हाँ, मैं उस पे आने ही वाला था। इसको यूं समझ लें, मैं और आपके दर्शकों को मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा, बहुत टेक्निकलिटीज़ में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। देखिए, ये पूरा हमारे 1800 किलोमीटर की बाउंड्री है नेपाल के साथ, और ये बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री, ये एक तरह से कहिए तो इसको आप अनगार्डेड बाउंड्री कह सकते हैं। ये एक फ्री मूवमेंट है दोनों देशों के बीच में इस बाउंड्री का। यूं कहें कि एक ओपन बाउंड्री है, और ऐसा रहना भी चाहिए। मुझे याद है जब ये एसएसबी को भी जब लगा रहे थे ये इस बाउंड्री के ऊपर में कई जगहों पे, हमारे बिहार और यूपी के इलाकों में, तो मैंने इसकी भी मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था कि देखिए, आप ये इसको मतलब कोई संदेश मत भेजिए, मैसेज मत दीजिए कि सॉफ्ट मिलिटराइजेशन का मतलब जो सॉफ्ट मिलिटराइजेशन जैसा लगे, ऐसा कोई काम मत कीजिए। ये दो सब ऐसे भी घर हैं जिनका दालान जो है वो नेपाल में है और बाकी उनका घर इधर है, भारत में। कई ऐसी जगह हैं, कुछ नदियां हैं जो कि अपना वो कोर्स बदलते रहती हैं, आप समझ रहे हैं, तो उस पर भी है। तो हमने कहा था कि इसको जैसा है इसको रहने दीजिए, इसको एक सॉवरेन देश है, लेकिन एक आप बाउंड्री है उसको ओपन रखिए। अब हुआ क्या है कि सबसे ताजुब की बात यही है कि ये जो ओपन बाउंड्री की जो हम जब बात करते हैं, तो अगर ओपन बाउंड्री है तो ये जो पूरा एरिया जो विवाद का एरिया है ये वाला है, वेस्टर्न बाउंड्री पे ये वाला, ये इस एरिया की मैं बात कर रहा हूं, इस एरिया की। तो इस एरिया में विवाद क्यों और विवाद कैसा? मैं इस एरिया में गया हूं, और मैं आपको बता दूं कि ये काली नदी है यहाँ पे। कहाँ से सर, एक बार फिर बताएं। ये वेस्टर्न बाउंड्री के ऊपर में इस जगह पे काली नदी बहती है, इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये काली नदी है वहाँ पे। तो काली नदी के इस तरफ, दूसरी तरफ नेपाल है, इस तरफ नेपाल है और इस तरफ इंडिया है। ये बाउंड्री है दोनों के बीच में। अब है क्या कि ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया, यहाँ पूरे एरिया जो है नेपाल में, उसकी इकॉनमी जो है वो हिंदुस्तान सस्टेन करती है। इस काली नदी पे आगे चले जाएं तो एक पुल है, ठीक है, एक यहाँ पे पुल है, और वो पुल से आप चले जाइए तो वो जो धारचूला है नेपाल में, उसका जो पूरा मार्केट है वहाँ पे हिंदुस्तानी है, वहाँ पर
खरीदने वाले भी हिंदुस्तानी हैं। उस पुल के जरिए लोग हिंदुस्तान में काम करने आते हैं। और इस ये पूरा जो इलाका है, बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। ये मैं इस इलाके की, मैं ये जस्ट काली नदी के बाद से नेपाल में बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जहाँ पे हैबिटेशन ज़्यादा नहीं है उन पहाड़ियों के ऊपर में। तो इस पूरे इलाके में हिंदुस्तान की जो मतलब जो इकोनॉमी जो है वहाँ की, वो हिंदुस्तान सस्टेन करती है। अगर नेपाल से लाया हुआ मान लीजिए चावल और हिंदुस्तान से जो चावल वहाँ ये होता है, दोनों का आप देखिए 10 टाइम्स 10 गुना फर्क है। तो हमने कभी इस तरह का हमने कभी सोचा ही नहीं, आज भी नहीं सोचते हैं। और ये हमारे लिए कोई बहुत अहंकार की बात नहीं है कि हम नेपाल में हम अपने नेपाली भाइयों को हम ये सुविधाएं पहुंचा रहे हो। हमारे भाई हैं, इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है। आज हिंदुस्तान में मिनिमम मैं आपको कह रहा हूं कि कम से कम 1 करोड़, मिनिमम 1 करोड़ नेपाली हिंदुस्तान में हैं। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। और मैं आप भी इसी हिंदुस्तान के हैं, आपने कभी उस तरह की भावना देखी जो ये केपी ओली और ये माओवादी दिखा रहे हिंदुस्तान की तरफ? क्योंकि इन्होंने ना ये दामाद बन गए, बाकी लोग दामाद नहीं बने शी जिनपिंग के, तो उनके ये दामाद बन गए ये लोग। तो ये इलाका जो है अभी देखिए, ये मैंने कहा कि वो काली नदी जो है बड़ी फास्ट फ्लोइंग रिवर है। मतलब ऐसा है कि अगर आप पैर रख दें तो आप पता नहीं उस बहाव में आप चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे पता नहीं कहाँ। तो कहानी इस तरह से है कि देखिए, ये 1814-16 की बात है। नेपाल काफ़ी एक्सपैंड कर रहा था। नेपाल का राज्य जो है इस तरफ भी बढ़ रहा था, कुमाऊं तक आ गया था, ठीक है ना, देहरादून तक ये करीब करीब पहुंच गए थे। और इस तरफ भी इस तरफ ईस्ट के तरफ भी ये बढ़ते जा रहे थे, सिक्किम की तरफ, दार्जिलिंग तक ये पहुंच गए थे। उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके साथ युद्ध हुआ, मैं संक्षेप में बताऊंगा। और फिर उसके बाद बैटल ऑफ ये सुगौली का समझौता हुआ, ठीक है, 1816 में। सुगौली के समझौते में बाउंड्री जो है वो तय हुआ। तो वो तय हुआ इसलिए क्योंकि ये देखिए, ये जो काली नदी है, कहा भाई ये क्लियर सी बाउंड्री है। ये नदी जो है ये नेचुरल बाउंड्री है दोनों के बीच में। अब वो जीती हुई सेना थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। इस एरिया से लिपू लेक पास, जो कि वहाँ जाती है आपके तिब्बत की तरफ, ये कैलाश मानसरोवर का भी रास्ता है। आपकी जो फेमस एक्ट्रेस थी प्रतिमा बेदी, वो इसी रास्ते पे गई थी, वहाँ से लोग जाते रहे, ठीक है। अब 1869 में एक सर्वे होता है। सर्वे में भी यही कहा जाता है कि ये एरिया जो है लिपू लेक का जो ये है, ये हिंदुस्तान के उसमें है, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं कुछ लोग वहाँ पे, जो ये जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है इंडिया और नेपाल के रिलेशंस को बिगाड़ने में, वो कहते जी उस समय हम बहुत कमज़ोर थे, हमने दबाव में अपना वो कर लिया। उसके बाद आप देखिए क्या होता है। 1950 में चाइना ने तिब्बत को इन्वेड किया। जब ये इन्वेड किया और ये उस समय ये कम्युनिस्ट ताकतें
बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, हैं, इंटरनेशनल कम्युनिज्म अभी अपने ज्वार को पकड़ रहा था। तो यहाँ पे जो राजा जो थे, राजा को ये लगा कि अगला नंबर जो है नेपाल का भी हो सकता है। तो उन्होंने भारत से रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारी मदद करो। और 50 में हम भी एक फ्लेजलिंग नेशन स्टेट थे, हमारे पास उतना साजो सामान नहीं था, उतना हमारे पास पैसा नहीं था। फिर भी हमने कहा कि ठीक है, ये पूरे नेपाल इस बॉर्डर पे हम 17 से 18 पोस्ट लगाएंगे, मिलिट्री ऑब्लिक पुलिस पोस्ट, ये पूरे यहां से लेके आए। अब हुआ क्या कि फिर हालात बदलते गए। ये मिलिट्री और पुलिस पोस्ट, और उसमें ये भी एरिया था जो लिपू लेक के उसके पास की बात कर रहा हूँ, वो एरिया भी था हमारे पास। तो 1969 में किंग महेंद्र ने अपने उसको प्रधानमंत्री को बोला कि मिसेस गांधी को बोलिए कि ये हटा लें अपना। तो मिसेस गांधी ने हटा लिया। लेकिन सबसे हैरानी की बात है और अहम बात यह है कि ये जो लिपू लेक वाला जो पोस्ट जो था वो खाली नहीं किया गया। तो इनका कहना है कि भाई हमने आपको इसलिए नहीं कहा कि खाली करो क्योंकि आपके सिक्योरिटी सेंसिटिविटीज का राजा को बड़ा ध्यान था। अब साहब वो क्या सेंसिटिविटी, उस समय तो सांस्कृतिक क्रांति हो रही थी चाइना में, माओ अपने ही लोगों को मार रहा था, समझे कि नहीं। और हमारा कभी भी तिब्बत से ये सेंट्रल सेक्टर में हमारा कोई झगड़ा ही नहीं रहा है इस सेक्टर में।